प्रीवियस क्लास आई हैव गिवन यू सम 20 न्यूमेरिकल्स, उसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बताना जरूरी है क्योंकि वीडियो में इंक्लूडेड है, नहीं तो लोग सोचेंगे अरे क्लास में न्यूमेरिकल दीजिए कहाँ गया। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सोल्यूशंस आएगा। आज हम लोग और कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर का जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, चाहे एंट्रांस में हो स्कूल में हो, उसका 50% आज का क्लास, बाकी 50% रहता है रिलेटेड टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या कहते हैं उसको, एस्केप वेलोसिटी, प्लैनेटरी मोशन, इसको मिला के। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन आज की क्लास से आएंगे ज़्यादा, अगर स्कूल में आएंगे तो। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं। What is acceleration due to gravity? It is nothing but intensity of earth. Intensity depends upon the distance, है कि नहीं? तो acceleration due to gravity also changes with the distance from center of earth. ठीक है? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं variation of acceleration due to ग्रेविटी। हमें मालूम है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, है कि नहीं? अर्थ किसी बॉडी को खींच रहा है इसलिए उसका वेट है कि नहीं? यहां पर दो टर्म हम यूज करते हैं। लेट अस से m इज मास ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। आगे हर जगह कैपिटल M का वैल्यू रहेगा मास ऑफ अर्थ, R रहेगा, कैपिटल R रहेगा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको लेके चलना। ओके, तो हम जानते हैं ऑन सरफेस ऑफ अर्थ वेट ऑफ ए बॉडी इज द ग्रेविटेशनल पुल। अगर ये अर्थ है, ये अगर अर्थ है, इसका मास m है और रेडियस r है, तो इसके सरफेस में कोई चीज अगर रखेंगे यहाँ पे, तो इसको ये खींच रहा है with whatever force it is pulling, that is the weight of this body. तो क्या कहोगे? weight of this body here is otherwise known as m into g, that is equal to the pull of earth. ये मास m है, डिस्टेंस r है, तो बन गया g m by r square। समझ में आया? इसका मतलब on the surface of earth g क्या है? m तो कैंसिल हो गया, क्या मिला? gm by r square। क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिपेंड करता है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। मतलब यहाँ से दूर जाएंगे तो g विल बी डिफरेंट, और या फिर अर्थ के अंदर जाएंगे g विल बी डिफरेंट। इफ यू गो फॉर डिफरेंट लैटिट्यूड्स g विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग तीन वेरिएशन देखने वाले हैं। एक हुआ व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस, हाउ द वेरिएशन ऑफ g is taking place, and when we go inside earth how the value of g is taking place। तीसरा हुआ कि when we change latitude, एक पोजीशन से दूसरे लैटिट्यूड में जाएंगे g का वैल्यू कैसे बदलेगा। ठीक है, तो पहला देखेंगे वेरिएशन ऑफ g विथ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, मतलब अर्थ की सरफेस से अगर h डिस्टेंस में हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कितना दूर पे है, इट इज एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम हियर। ये डिस्टेंस कितना है? h है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कैसे पता करेंगे? इसका जो वेट है उसको ग्रेविटेशनल पुल के साथ इक्वेट कर देंगे, है ना।
वेट को ग्रेविटेशनल पुल के साथ इक्वेट कर देंगे। लेकिन वेट कैसे पता करेंगे, जी तो बदल रहा है। सपोज द वैल्यू ऑफ जी हियर इज जी डैश, तो वेट कितना होगा एम जी डैश, दैट एम जी डैश इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल, वहां से जी डैश का वैल्यू हमें मिल जाएगा। समझ में आया? तो दिस इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर ऑल द अदर टू केसेस ऑल्सो। हर जगह हम क्या करेंगे, बॉडी का वेट को एम जी डैश मानेंगे, उस एम जी डैश को ग्रेविटेशनल पुल के साथ इक्वेट करेंगे, उसमें से जी डैश का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एट ए हाइट एज above surface, at a height h above surface, आप क्या कहोगे एम जी डैश, एम कौन है भाई, ये मास है, क्या होगा इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल कितना है, ये मास m है, ये m है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है h प्लस r, ये समझ में आना चाहिए। सो इट इज g m बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, कट गया, g डैश का वैल्यू क्या मिला, g m बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पर हम चाहे तो जो gm है, हम जानते हैं ऑन दी सरफेस g का वैल्यू है gm बाई r स्क्वायर, है ना। अगर ये हमें मालूम है ऑन दी सरफेस, तो gm की जगह जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कैपिटल gm की जगह g इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया g इंटू आर स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये हो गए आपकी दो फॉर्मूले, पहला इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, दूसरा इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस। ठीक है, तो कोई भी एक हाइट में अगर आपको पूछा गया वैल्यू ऑफ जी क्या है, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए मास ऑफ अर्थ की जरूरत है, जो कि प्रैक्टिकल डाटा अवेलेबल नहीं होता है। इसमें तो हमें अगर रेडियस ऑफ अर्थ दिया रहेगा तो हम निकाल सकते हैं 3200 किलोमीटर, ऐसे कहते हैं अर्थ का रेडियस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में ना यू विल हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ आर, वो आर का वैल्यू यूज करने के लिए नहीं पूछेंगे आपको। ठीक है, एनीवे अब यहाँ पर कुछ सोच ऐसे आया कि जो जी डैश का वैल्यू हमें मिला आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये जो चीज है, क्या इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एच बाई आर। देखो तो मैं ऊपर नीचे क्या किया हूँ, आर डिवाइड कर दिया, ऊपर डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया, यहाँ डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया, यहाँ पर हो गया एच बाई आर। नहीं, और चाहो तो इस चीज को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कोई आपको नहीं बोलेगा डिराइव करने के लिए, बट आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इट इज h बाई आर टू दी पावर 1 प्लस h बाई आर टू दी पावर -2, है ना। कौन सा, ये g को मैं मिस कर गया हूँ, g हर जगह है, ये g तो है ही, यहाँ पर भी g है, यहाँ पर मैं g मिस कर गया था, है ना, आया ठीक। अब ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता है, a प्लस बी टू द पावर -2 क्या होता है, आता है, नहीं आता है। हाँ, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसको अगर एक्सपांड करेंगे और देखेंगे इसमें टर्म्स कैसे आएंगे मालूम है, इट विल बी कमिंग 1 माइनस 2h बाई आर प्लस h स्क्वायर बाई आर क्यूब, ऐसे करके वैल्यूज बढ़ते 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 जाएंगे। ये एक्सप्रेशन में अगर h छोटा है, if h is very small as compared to r, h is very small as compared to r, ये quantity comes out to be g into 1 minus 2h by r, क्योंकि अगर h काफी छोटा है तो h by r काफी छोटा होगा, h काफी छोटा है r से, मान लो 2 किलोमीटर हाइट में, h is so small as compared to r that h by r is very small, और ये h by r का जो हायर पावर्स होंगे, h by r का स्क्वायर, h by r का क्यूब, कोई छोटे क्वांटिटी का 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01, 0.1 का क्यूब क्या होता है 0.001, और भी छोटा हो जाता है। तो मैं हायर टर्म को इग्नोर कर दिया हूं, तो क्या मिलेगा g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। क्या मेरी बात समझ में आया? तो 3 फॉर्मूले आए, एक तो हुआ एट एनी हाइट h द वैल्यू ऑफ g इज गिवन बाय gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, और
जी आर स्क्वायर पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर विच इज एप्लीकेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच। एच का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन अगर एच का वैल्यू काफी छोटा हुआ, दिस फॉर्मूला रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म 1 माइनस 2h बाई आर। कब? व्हेन एच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। तो तीन फॉर्मूले मिले। एट एनी हाइट एच जानने के लिए तीन फॉर्मूला मिला। स्मॉल हाइट में ये है और लार्ज हाइट में कोई पूछेगा एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि h इज इक्वल टू r/2, तो नहीं लगा सकते। तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एट ए हाइट 1 किलोमीटर, हाँ, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ में आया? दिस इज वेरिएशन ऑफ g विथ डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फिर h क्या है? हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। आया समझ में? चलिए, नंबर 3, वेरिएशन ऑफ g with डेप्थ। अगर अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी का वेरिएशन कैसे होगा? अच्छा बताओ, अर्थ के अगर सेंटर में चले जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा? जी क्या था? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ये है अर्थ और अर्थ का सेंटर में, तो जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच यू नो अदरवाइज इज द इंटेंसिटी। इसका मतलब यहाँ पर अगर 1 kg का मास रखेंगे, इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वही है वैल्यू ऑफ जी। लेकिन 1 kg मास रखेंगे तो इधर वाला मास इसको जितने जोर से खींचेगा, इधर वाला मास भी उतने जोर से खींचेगा। हर तरफ बराबर फोर्स आएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बन गया? जीरो। मतलब अंदर जाने से जी का वैल्यू बदलता है, सेंटर में जाओ तो जीरो हो जाता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? यू से जीरो। मतलब सेंटर ऑफ अर्थ में कोई चीज को छोड़ देंगे, वो सरफेस की तरफ नहीं भागेगा, वहीं पड़ा रहेगा। समझ में आया? तो हमें अभी पता ये करना है कि अगर हम अर्थ की अंदर घुसेंगे, सपोज वी गो इनटू और इनसाइड द अर्थ, देन हाउ इज द वेरिएशन ऑफ जी टेकिंग प्लेस। तो थोड़ा मैं फिगर यहाँ पे बनाता हूँ। ये वाला डिराइवेशन के लिए थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना जरूरत होता है, और अगर आप ज्यादा दिमाग लगाने के साथ साथ लिख नहीं सकते हो तो लिखना बंद करो, खाली समझ लो, फिर बाद में इसको लिख लेना। सपोज ये है अर्थ, और हमें पता ये करना है कि अर्थ का सरफेस से कुछ h डेप्थ में यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। और ये क्या है? ये अर्थ है, अर्थ का ये रेडियस है, ये है रेडियस r। क्या मेरी बात समझ में आया? तो मैं यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ। तो व्हाट आई डू, आई कंसिडर द एंटायर अर्थ। पूरा अर्थ कौन है? ये बड़ा वाला सर्किल इज रिप्रेजेंटिंग अर्थ। पूरा अर्थ को मैं दो मास में डिवाइड करता हूँ। एक तो हुआ ये बाहर वाला मास, एक मास हुआ ये बाहर वाला मास, और दूसरा मास हुआ चलो ये वाला मास। दोनों को जोड़ो तो पूरा अर्थ मिल गया। अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो मैं इसके लिए निकालूंगा और इसके लिए निकालूंगा और वेक्टोरियली जोड़ दूंगा, नहीं? तो let us consider earth, let's consider earth as a combination of थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं, combination of a solid sphere, ये क्या है? ये सॉलिड स्फीयर है, ऑफ रेडियस, कितना है रेडियस इसका? आर कैसे हुआ भाई? ये वाला ये ऑफ रेडियस r माइनस h, एंड ए थिक होलो स्फीयर, ए थिक होलो स्फीयर ऑफ थिकनेस, कितना है थिकनेस होलो स्फीयर का? h। ये थिक होलो स्फीयर है जिसका थिकनेस h है, और ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है r माइनस h। दोनों को जोड़ो तो पूरा मिल जाएगा। अब इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है।
होलोस्फेरिकल जो पार्ट है उसके लिए इस पॉइंट में, पी पॉइंट में क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते हैं होलोस्फीयर के अंदर इंटेंसिटी क्या होता है? जीरो। नहीं, जो लोग नहीं आए थे, वीडियो भी नहीं देखे, वो नहीं जानते क्या? तो इनसाइड ए होलोस्फीयर द इंटेंसिटी इज जीरो। तो क्या कहेंगे? ड्यू टू hollow part, due to hollow part intensity at P is zero because, क्यों जीरो है? Because P is inside it। क्या बात समझ में आया? क्योंकि P अंदर है, अंदर किसी होलोस्फीयर के चलते इंटेंसिटी जीरो होता है। मतलब P पॉइंट में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, मतलब इंटेंसिटी होगा, वो किसके लिए होगा? ओनली ड्यू टू द सॉलिड स्फेरिकल पार्ट। नहीं? अच्छा, thus एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं कभी इंटेंसिटी लिख रहा हूं, कभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों तो बराबर चीज है, कोई अलग चीज है नहीं। thus एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट P is only due to solid spherical part। ठीक है। अब कोई सॉलिड स्फेरिकल पार्ट के लिए कोई सॉलिड स्फीयर है मास m का, इसका रेडियस x है, उसका सरफेस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला मालूम है, gm/x², है कि नहीं? यहाँ पर जो सॉलिड स्फीयर है उसका मास कितना है? अरे उसका तो मास मालूम नहीं। लेट m dash is mass of solid part, solid spherical part। ये मास कितना होगा बताओ? It is density of earth into volume। density of earth कितना है? It is mass of earth by volume of earth, है कि नहीं? density of earth is mass of earth by volume of earth, that multiplied to volume of spherical part। ये जो spherical part उसका वॉल्यूम कितना है? उसका तो रेडियस है r-h, ये रेडियस कितना है? r-h, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r-h का क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको आता है। थोड़ा तोड़ मरोड़ के देखो तो यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल हो गया, मिला m r-h बाई r का क्यूब। मिला क्या? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल पार्ट। ये मास के चलते इंटेंसिटी क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? thus g dash it is acceleration due to gravity at P। क्या हो जाएगा? it is g m dash by, वो डिस्टेंस क्या था? r-h का स्क्वायर। अरे अगर ये मास m डैश पता चल गया है, ये मास m डैश पता चल गया है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा इसके लिए? gm डैश बाई r-h का स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, अगर ये बात है तो फिर क्या मिला हमें? वैल्यू डालते हैं m डैश का, इट इज g बाई r-h का होल स्क्वायर इंटू m डैश का दूसरा वैल्यू क्या था यहाँ पर? r-h का क्यूब बाई r क्यूब। इट इज r-h का क्यूब बाय r क्यूब। थोड़ा मारपीट करो तो क्या मिल रहा है? g इंटू r-h। तो यहाँ पर कोई m छूट गया है शायद, ये m छूट गया है, m को डालना है यहाँ पे। gm बाय r-h का क्यूब बाई r-h का स्क्वायर, तो हो गया r-h बाय r स्क्वायर बाय r क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, है नहीं?
अब ये क्वांटिटी को नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अभी इसको आर भी लिखते हैं ताकि आपको याद रखने के लिए आसान होगा। एट एनी डेप्थ h यू गेट ए फॉर्मूला लाइक दिस। एट एनी डेप्थ h व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? gm इंटू r माइनस h बाई आर क्यूब। लेकिन आपको पहले से मालूम है जो स्मॉल g था उसका वैल्यू क्या था? gm बाई आर स्क्वायर। अरे वाह, तो gm बाई आर स्क्वायर की जगह अगर g लिख देंगे तो क्या बच गया यहाँ पे? ये g इंटू आर माइनस एच बाई आर। समझ में आया? ये बात है। इज इट अंडरस्टूड? हाँ, तो यहां से और एक चीजें निकल के आ रहा है, वो क्या है? कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज सरफेस ऑफ, दिस इज व्हाट इज अर्थ, जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है, ऐसा अर्थ के लिए हमें जो जो कंक्लूजन मिला उसको लिखना है। एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ g का वैल्यू क्या हो गया और g डैश क्या हो गया? इट वाज g x बाय r। देखो सेंटर से x डिस्टेंस में, मतलब यहाँ पे कब? जब x लेस देन r है। x अगर r से छोटा है तो हम कहाँ है बताओ? अंदर है। अंदर मतलब सेंटर से कितना दूर पे है? x डिस्टेंस पे है। और ये सेंटर से कितना दूर पे थे हम लोग अभी? यहाँ से r माइनस एच डिस्टेंस पे। सेंटर से r माइनस एच डिस्टेंस में हमारा इंटेंसिटी क्या बन गया था? ये था, अभी अभी तो निकाले थे, g इंटू आर माइनस एच बाई आर। तो सेंटर से x डिस्टेंस में क्या बनेगा? इट विल बी जी एक्स बाई आर। समझ में आ रहा है? एट x इज इक्वल टू आर, g का वैल्यू क्या? g डैश का वैल्यू क्या था? g, जो कि gm बाई आर स्क्वायर है। नहीं, आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे इन टर्म्स ऑफ मास। कैसे? यू कैन राइट दिस एज जी एम एक्स बाय आर क्यूब। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और इसको जी एम बाय आर स्क्वायर। नाउ व्हेन एक्स इज मोर देन आर, मतलब आप बाहर हो, बाहर हो तो जी का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे। एट एनी हाइट जी का वैल्यू क्या था? एट एनी हाइट जी का वैल्यू था g इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आर प्लस एच को क्या कहेंगे? x, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो इट विल बी जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा ना? इट विल बी जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सो यू फाइंड इट इज कमिंग आउट टू बी, सॉरी कहाँ गए? हाँ, इट इज जी आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एंट्रांस के लिए ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी एम बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि जी आर स्क्वायर होता है जी एम। तो अर्थ की अंदर बाहर हर जगह इंटेंसिटी हमें मालूम है। सेंटर से x डिस्टेंस में जब x इज लेस देन r, इट इज जी एक्स बाई आर और जी एम एक्स बाई आर क्यूब। एट दी सेंटर x का वैल्यू क्या होगा? 0। तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला फॉर्मूला लगाएंगे। x की जगह 0 डालो, क्या मिलेगा? 0। सेंटर में g 0 होता है। सरफेस पे क्या होता है? x की जगह r डालो, नहीं? और ये तो आप इसके लिए भी कह सकते हो, इसके लिए भी कह सकते हो, इसके लिए भी कह सकते हो। x की जगह r डालो तो क्या मिलेगा? देखो तो gm बाई आर स्क्वायर। इसमें भी x की जगह r डालो तो क्या मिलेगा? gm बाई आर स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ g विथ height from the surface and depth below the surface। समझ में? अगर इसी को मैं ड्रॉ करना चाहूंगा ग्राफिकली तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? लेट मी शो यू। आई वांट टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ g। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं ड्रॉ करने के लिए, आप भी समझने की कोशिश करना।
में जी का वेरिएशन प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम देखें कि सेंटर में ये जी का वेरिएशन है और जी डैश है। सेंटर में जी का वैल्यू क्या था? 0। ये क्या है? x, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर में जी का वैल्यू क्या है? 0। और जैसे जैसे हम गए, दूर गए सेंटर से, हमें जी का कौन सा फॉर्मूला है? gx/r। क्या ये दिखने से y = mx फॉर्म में आ रहा है? m क्या है? g/r। m इज g/r। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो y = mx is equation of a straight line passing through origin, you know. So it will go like a straight line. कहाँ तक? बस यहाँ तक। It will go just like a straight line. उसके बाद जैसे आप सरफेस से बाहर निकले, x बढ़ने लगा तो इंटेंसिटी घटने लगा, g डैश घटने लगा। The diagram goes like this. समझ में आया क्या? तो वेरिएशन ऑफ g विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कैसे हो गया? ऐसा हो गया उसका ग्राफ। तो अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सरफेस पे। अंदर जाओ घटता है, बाहर भी जाओ घटता है। बाद में हम लोग देखेंगे किधर जाने से जल्दी जल्दी घटता है, बाहर जाने से कि अंदर जाने से। अंदर 1 किलोमीटर जाएंगे, बाहर 1 किलोमीटर जाएंगे, किसमें जी का वेरिएशन जल्दी जल्दी होता है। दैट विल सी थ्रू डिफरेंट न्यूमेरिकल्स एंड एनालिसिस। और ये जो आपका जी का वैल्यू आप प्लॉट किए हो यहाँ पे, जी डैश का वैल्यू, वो मैक्सिमम कहाँ पे था? इट वाज मैक्सिमम एट दी सरफेस। मैक्सिमम सरफेस में कितना था? जी, जिसको आप gm/r² कहते हो, है कि नहीं? हाँ हाँ ना, कुछ तो बोलोगे बीच बीच में। समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ जी। नोटिस करना कि अर्थ के अंदर जी का वैल्यू लिनियरली वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। क्या आप लोग अगर ध्यान से देख लो बता पाओगे यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? सेम एज r डिस्टेंस में। ये डिस्टेंस कितना है? r है। r डिस्टेंस में मैक्सिमम हुआ। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है? एट डिस्टेंस r। कितना होता है? g, मतलब gm/r²। है समझ में? लीनियर वेरिएशन होने का मतलब हुआ, अगर कोई पूछेगा सेंटर से r/2 डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या है, मतलब ये पता करना है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देख के बता सकते हो, ये r/2 है, ये r है, तो ये जितना है ये उसका आधा है कि नहीं? तो r/2 डिस्टेंस में कितना हो जाएगा? g/2। आर यू गेटिंग? ये आपको समझ में आना चाहिए कि द वेरिएशन ऑफ g इनसाइड अर्थ इज, वो पूछेंगे एट ए डेप्थ r/2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और एट ए हाइट r/2 अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वेयर g इज मोर। एट ए हाइट r/2 अबव द सरफेस ऑफ अर्थ निकालने के लिए इस फॉर्मूले में r/2 डालना है। एट ए डेप्थ r/2 इनसाइड अर्थ पूछ लेंगे तो x की जगह r/2 यहाँ पे डालना है, कौन ज्यादा है ऐसे करके पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है? खैर, ये चीजें आपको समझ में आया थ्रू न्यूमेरिकल्स, वी शैल सी देम ऑल डिटेल्स। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट 5, वेरिएशन ऑफ g with latitude। लैटिट्यूड के साथ g का वेरिएशन कैसे होता है? वी वांट टू सी वेरिएशन ऑफ g विथ लैटिट्यूड। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये लोग क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, इनको देखना। तो दिखते ही नहीं, मैं खुद को देख रहा हूँ तब से। यस, लैटिट्यूड के साथ जी का वेरिएशन कैसे हो रहा है? ठीक है, और हम जानते हैं कि कहीं भी अगर आपको जी का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करते हैं, वहां पर कोई बॉडी रख लो, उसका जो वेट है दैट वेट को आप ग्रेविटेशनल पुल के साथ इक्वेट करो और उसको mg डैश के साथ इक्वेट करो, उसमें से g डैश का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि व्हाट इट मीन्स बाय लैटिट्यूड। देखते हैं, सपोज दिस इज व्हाट इज अर्थ। किसी एक पॉइंट का ये अर्थ का सेंटर है, किसी एक पॉइंट का लैटिट्यूड कितना है कैसे पता करते हैं? हाउ यू फाइंड लैटिट्यूड ऑफ ए पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ? क्या करना है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ अर्थ, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन,
और जिस पॉइंट का लैटिट्यूड चाहिए उस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ के साथ जोड़िए। देखिए वो सेंटर ऑफ अर्थ के साथ क्या, जो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ क्या एंगल कर रहा है, ये कर रहा है। दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट। किसी एक पॉइंट का लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, उसको सेंटर ऑफ अर्थ के साथ जोड़िए और वो जो रेडियस वेक्टर बना वो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल करेगा उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, है ना। मतलब अर्थ की सरफेस पे किसी एक पॉइंट में लैटिट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। यहाँ पर होगा तो 90 डिग्री, इधर होगा तो फिर से कम हो जाएगा, है कि नहीं। मैक्सिमम हो सकता है 90 डिग्री, समझ में आया। सो व्हाट इज द लैटिट्यूड एट द इक्वेटर, इक्वेटर में कहेंगे लैटिट्यूड 0 है, पोल में 90 डिग्री। अच्छा बताओ 60 डिग्री लैटिट्यूड में कितने ठो पॉइंट मिलेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सोचो। हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल गेट एट 60 डिग्री लैटिट्यूड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, इनफाइनाइट पॉइंट। ये मत सोचना यहाँ है कि यहाँ ये रिंग नहीं है, ये स्फीयर है। ये ऐसे करके यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स रहेंगे वो सारे पॉइंट बराबर लैटिट्यूड में है कि नहीं, ये सारे पॉइंट बराबर लैटिट्यूड में है। इनको किसी को भी जोड़ो सेंटर के साथ, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ सेम एंगल करेगा। सो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स एट ए पर्टिकुलर लैटिट्यूड। हाँ, तो हमें क्या निकालना है कि हाउ द वैल्यू ऑफ जी इज चेंजिंग विथ लैटिट्यूड। ये वाला डिराइवेशन बुक में भी दिया है लेकिन एकदम समझ में नहीं आता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो, देखते हैं दोनों कामयाब होते कि नहीं होते। अब क्या हुआ, लैटिट्यूड समझ में आ गया ना। चलो अब हम जानते हैं कि अर्थ सौर की चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपनी चारों तरफ भी तो घूम रहा है। इट इज ऑल्सो स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, है कि नहीं। अच्छा, ये अपनी चारों तरफ घूम रहा है कोई पहलवान बताएगा व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग बहुत सारा देखे थे। एक फॉर्मूला देखे थे 2π/t। टी क्या था, टाइम पीरियड, है कि नहीं। अर्थ को अपनी चारों तरफ एक बार घूमने के लिए कितना समय लगता है, 24 घंटा लगते हैं, है कि नहीं। दिन रात तो होता है ना, एक दिन 24 घंटे का होता है, तो एक बार घूमने के लिए 24 घंटा लगता है। तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। नाउ द सेकंड बेंच बॉय विल टेल। हाँ, सेकंड बेंच नियर वॉल बॉय, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, क्या है बोलो। कितना हुआ, 2π/t। हाउ टी कितना है, देखो रे, इस लड़के को मालूम नहीं कि अर्थ को अपनी चारों तरफ घूमने के लिए कितना समय लगता है। कितना समय लगता है, 24 आवर। हाँ, तो अटेंटिव रहो ना क्लास में। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, कैमरा घुमा दूंगा तुम्हारी तरफ, पूरा वायरल कर दूंगा, ठीक है। लोग देखेंगे ऐसा भी एक लड़का रहता था क्लास में। तो अर्थ को अपनी चारों तरफ घूमने के लिए 24 आवर्स लगता है। We know that angular spin or velocity of earth about its own axis is omega is equal to 2π/24, 2π/t। कोई है जो बताएगा इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर आवर। यस, इट इज रेडियन पर आवर। तो हमें ये मालूम है, 86.00 सेकंड। हाँ, रेडियन पर सेकंड लिख दोगे, है ना। उतना मत लिखना, 24 आवर लिख दो, हमको क्यों इसका वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये घूम रहा है, दिस इज द एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ, ठीक है। और हमें ये मालूम है कि कोई बॉडी का वेट को हम कैसे सेंस करते हैं। जब हम किसी एक वेइंग मशीन में खड़े होते हैं, क्या वो हमारा वेट का रीडिंग देता है। हाँ सर, वेट का रीडिंग देता है, इसलिए तो नाम वेइंग मशीन है। नहीं, वो क्या देता है, कितना जोर से हम मशीन को प्रेस कर रहे हैं। सो द रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द मैन ऑन द मशीन और मशीन ऑन द मैन। अगर किसी एक वेइंग मशीन पे खड़े होके हम किसी एक रूफ को डंडे से पुश करेंगे तो रीडिंग बढ़ जाएगा। तो मेरा वेट बढ़ गया क्या, वेट तो वही है, मास तो वही है, लेकिन जोर से पुश हो गया नीचे तो रीडिंग बढ़ गया।
या फिर किसी रस्सी को खींचेंगे जो रूप से झूल रहा है तो रीडिंग घट जाएगा। मतलब जो रीडिंग मिल रहा है वो मेरे वेट के चलते नहीं मिल रहा है, मैं कितने जोर से प्रेस कर रहा हूँ उसके ऊपर मिल रहा है कि नहीं? Yes. अच्छा, इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई एक बॉडी रखा है, इसका वेट कितना है जो भी है उसको हम mg डैश कहेंगे और वहां से mg डैश का वैल्यू निकालेंगे, g डैश का वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो बॉडी है यहाँ पे, इस बॉडी का वेट कितना है, दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय इट। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। द नॉर्मल रिएक्शन हियर ऑन द बॉडी इज नथिंग बट mg डैश, है कि नहीं? है कि नहीं? अब ये बॉडी के ऊपर और क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, और भी ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। कैसे? एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और तो खींच रहा होगा अंदर, सरफेस पे जी का वैल्यू तो हम जानते हैं gm/r², अर्थ अंदर खींच रहा होगा क्या फोर्स में, mg में, है कि नहीं? तो आपको हाँ सर mg तो फिर n का बराबर हुआ। नहीं 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 नहीं, ये घूम रहा है। घूमने के कारण क्या होता है, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा किधर को होगा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। हम जानते हैं सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़े, जब भी हम कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में उसका फोर्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ कौन सा फोर्स को दिखाते हैं, सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाते हैं। तो हम कहेंगे इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा ऑब्वियसली वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, ऐसा, क्योंकि ये घूम रहा है, ये बॉडी ऐसा सर्किल में घूम रहा है, उसका सेंटर यहाँ है। ये डिस्टेंस कहाँ मालूम नहीं है, डिस्टेंस भी तो हमें मालूम नहीं है। लेट अस अस्यूम दिस डिस्टेंस इज r, स्मॉल r। ये डिस्टेंस कितना, ये स्मॉल r है। चलो ये डिस्टेंस को हम स्मॉल r मानते हैं। सर कैपिटल R क्यों नहीं लिए? अरे कैपिटल R तो ये डिस्टेंस था। Yes. समझ में आ रहा है क्या? मोरओवर अगर ये पॉइंट का लैटिट्यूड थीटा है, हाँ, तो ये वैल्यू कितना हो गया, m ओमेगा² r। फॉर्मूला तो याद होगा आपको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r और m ओमेगा² r, ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये बॉडी रेस्ट में है नहीं, तो सोचने वाली चीज यहां पर ये है कि जो m ओमेगा² r है उसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ रहेगा, एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट टेंजेंट टू दिस रहेगा। नहीं, the body is kept on surface of earth, it is not moving in this direction। मतलब इधर को जितना फोर्स है इधर को उतना ही फोर्स है, ये बात समझ लो। हाँ, तो सर m ओमेगा² का जो ये वाला कंपोनेंट रहा उसके चलते क्या होगा, उसके चलते फिसलने की कोशिश करेगा। So at any latitude if you keep a body, the body will try to slip towards the equator, but it is not slipping. Why? Because there is friction। हमारा ग्राउंड पे फ्रिक्शन है, नहीं होता था हम लोग सारे जो है अर्थ का सरफेस अगर एब्सोल्युटली स्मूथ हो जाएगा, एंट्रांस वाले जान लो, द बॉडी विल ट्राई टू स्लिप टुवर्ड्स द इक्वेटर। एवरी बॉडी एट एवरी लैटिट्यूड पता चला इधर से स्लिप करके इक्वेटर की तरफ जाने लगेगा। समझ में आया? और आपको ये भी बता दूं कि अगर ये एंगल छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये एक बार ऐसे फिसल के आएगा, आके यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर इधर चले जाएगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा, फिर ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर निकालेंगे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो भी निकलेगा 24 आवर का। समझ रहे हो? दिन के 12 बजे अगर यहाँ पर सोए हो इंडिया में तो पता चला रात के 12 बजे बांग्लादेश या किसी दूसरे समुद्र में पड़े हो, दिन के 12 बजे फिर से वापस आ गए, यहाँ पर फ्री मूवमेंट हो रहा है। अगर अर्थ का सरफेस स्मूथ होगा तो ये IIT JEE का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अगर अर्थ सरफेस बिकम स्मूथ व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडीज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एट स्मॉलर लैटिट्यूड्स। क्या होगा? स्मॉलर लैटिट्यूड होना चाहिए, छोटा लैटिट्यूड होगा तो इट विल बी 24 आवर्स। खैर तुम लोगों को नहीं चाहिए, नहीं, हम लोग तो स्कूल के लिए देख रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया, किसी दूसरे को चाहिए होगा ना। apparent weight of a body at latitude theta, लैटिट्यूड में कितना तो टी होता है, लैटिट्यूड थीटा एट लैटिट्यूड थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट और which you call as
mg डैश, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही mg डैश है। क्या बात समझ में आ रहा है? इतना आसानी से नहीं आना चाहिए, टेढ़ा चीज है, फिर भी तुम लोग हाँ जी करते हो, मतलब या तो ध्यान से सुनते हो या तो फिर इग्नोर करते हो। चलो कितना चीज तो नहीं आता, ये एक तो नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं? तुम्हारा शरीर में अगर बहुत सारा इंक कोई ऐसे फेंक दिया है, पूरा गंदा हो गया, और 2 ड्रॉप गिरेगा तो खराब लगेगा क्या? ऑलरेडी तो गंदा हो चुका है कि नहीं? ऐसा है, इसलिए भी लोग बोले हाँ चलो क्या फर्क पड़ता है। और जिनको एकदम साफ सुथरा होगा ड्रेस, 1 ड्रॉप भी गिरेगा तो अरे गंदा हो गया। नहीं अंकित, क्या बोल रहा है? समझ में आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो ये n हो गया mg डैश। अच्छा, मतलब अगर n निकाल देंगे तो mg डैश मिल जाएगा। चलो बताओ यहाँ पर द बॉडी इज नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है नहीं? तो m ओमेगा स्क्वायर r का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा होगा ना? तो यस, तो कहेंगे एट इक्विलिब्रियम। देखो स्कूल में डेरिवेशन पूछेंगे, अगर नहीं पूछे तो बच गया, खाली फॉर्मूला याद रखना है। एट इक्विलिब्रियम n प्लस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r cos थीटा इज इक्वल टू, अंदर की तरफ क्या फोर्स था? अंदर की तरफ था mg, अर्थ खींच रहा है हर एक चीज को ऑन इट सरफेस, इट पुल्स टुवर्ड्स सेंटर विद ए फोर्स mg, नहीं? अच्छा, तो यहां से पता चला कि n इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और n क्या है? n itself is mg dash, the apparent weight, so that is equal to mg minus m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r cos थीटा। मतलब g डैश कितना है? g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। मिल गया फॉर्मूला। हाँ सर मिल तो गया, थीटा लैटीट्यूड है वो हमें मालूम है, और g ऐसे ही मालूम है, ओमेगा भी मालूम है, ये r मालूम नहीं है। कैपिटल R वी नो कैपिटल R इज रेडियस ऑफ r, ये स्मॉल r क्या है? तो आई हैव टू एक्सप्रेस दिस स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, ठीक है? अभी मैं एक दूसरा फिगर करता हूं, थोड़ा उसमें से समझने की कोशिश करना, स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन। ये हो गया सेंटर ऑफ अर्थ, ये कोई एक पॉइंट का लैटीट्यूड है थीटा, और ये पॉइंट ऐसा एक सर्किल में घूम रहा है, ये पॉइंट ऐसा एक सर्किल में घूम रहा है। ये हो गया स्मॉल r, ये बड़ा वाला हो गया कैपिटल R, ये एंगल हो गया थीटा। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r? कैपिटल R cos थीटा इज स्मॉल r, है कि नहीं? और स्मॉल r की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल r की जगह क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R बाय cos थीटा, सॉरी कैपिटल R इंटू cos थीटा, है कि नहीं? अच्छा, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो as shown in figure, small r is capital R cos theta। समझ में आया? सो g डैश क्या बन गया? वैल्यू डालो तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर, r के जगह r cos थीटा लिखेंगे तो इट इज r ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। ये बन गया फॉर्मूला। सो g also changes with latitude and the formula is shown here। आपके सामने फॉर्मूला पड़ा है यहाँ पे, here is the formula for you। क्या बात समझ में आ रहा है? तो एट एनी लैटिट्यूड थीटा g डैश इज g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। नाउ हमें मालूम है कि एट पोल g एट द पोल क्या हो जाएगा? एट पोल आप जानते हो कि जो थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है लैटिट्यूड? एट पोल थीटा इज 90 डिग्री, तो g एट पोल क्या हो जाएगा? g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर 90 कितना होता है? तो g ही होगा, नहीं? एट इक्वेटर
एट इक्वेटर थीटा कितना होता है 0, तो जी एट इक्वेटर क्या हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0 तो 1 होता है, सो इट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी कहां ज्यादा है, पहला ज्यादा पता चला कि जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर, है ना। तो व्हाई जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर, ये क्वेश्चन आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ। अर्थ अगर अपनी चारों तरफ नहीं घूमता तो ओमेगा का वैल्यू 0 होता, दोनों जगह जी का वैल्यू 0 बराबर होता। अर्थ घूम रहा है, दो रीजन है। पहला रीजन हुआ बिकॉज अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, सो जी एट पोल इज डिफरेंट फ्रॉम जी एट इक्वेटर, जी एट पोल इज मोर। दूसरा हुआ जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ शुरू में तो ये गैस का एक स्फीयर था, गर्म था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, लिक्विफाई हुआ। लिक्विफाई होने के बाद जब वो घूम रहा है अपनी चारों तरफ, अगर किसी एक बॉकेट में आप पानी लोगे, उसमें हाथ को ऐसे ऐसे घुमाओगे, जब डिटर्जेंट मिलाते हो क्या होता है, एक कर्ल फॉर्मेशन होता है ना, गड्ढा फॉर्मेशन होता है ना पानी में। तो यहाँ पर भी कुछ इस किस्म का एक गड्ढा फॉर्मेशन हो गया क्योंकि ये घूम रहा था। You will see this diameter of Earth is 22 kilometers less than the equatorial diameter. अर्थ का शेप कैसा है? हाँ, कहते हैं कि ऑरेंज की तरह है क्योंकि दब गया है दोनों तरफ से, है ना। क्योंकि डिस्टेंस कम होता है तो यहाँ पर जी का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। सो व्हाई जी एट पोल इज मोर देन जी एट इक्वेटर, दो रीजन। पहला हुआ बिकॉज ऑफ एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ, दूसरा हुआ दी पोलर डायमीटर इज लेस देन द इक्वेटोरियल डायमीटर। बात समझ में आया? पोलर डायमीटर जो ये है वो ये इक्वेटोरियल डायमीटर से कम है, तो पास आ जाता है, तो पास आएगा तो फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आया? तो ये हुआ रीजन। दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है जो क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन जी एट पोल एंड जी एट इक्वेटर ड्यू टू एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ। ड्यू टू एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ, दिस माइनस दिस करो तो क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर। पोल में जी इक्वेटोरियल जी से ज्यादा है, ड्यू टू एंगुलर स्पिन ऑफ अर्थ कितना ज्यादा है ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में? ये दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके जी का वेरिएशन होने लगा एट विथ हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, एंड लैटिट्यूड। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए लिख लो लिख लो। ठीक है, क्या समझ में आ गया आपको? हाँ, चलो। कल सुबह तो हम लोग 8 बजे क्लास है। आज थोड़ा मेरे घर में बहुत सारा गेस्ट आए हुए हैं। विल यू ऑल अलाउ मी टू ड्रॉप द क्लास टुडे? देखो कितने लोग हंसने लगे। चलेगा? थोड़ा बहुत सारा गेस्ट घर में आए हुए हैं, थोड़ा हाँ मदद करो। तो आज की क्लास यहाँ पे बंद करेंगे, कल सुबह करेंगे 8 बजे। अब कल सुबह में इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा और जो न्यूमेरिकल दिया था उसको भी करवाऊंगा, उसको लिख के ट्राई करके ले आना एंड विल डू देम ऑल। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।